नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं आप लोगों को आज ग्रेप्स के कल्टीवेशंस के बारे में बताऊंगा। तो आइए डिस्कस करते हैं ग्रेप्स के कल्टीवेशंस के बारे में। तो ये जो ग्रेप्स से रिलेटेड जो फैक्ट्स मैंने इसमें रखे हैं वो आपको अलग अलग एग्जाम में काम आएंगे। जैसे कि बीपीएससी का जो बीएचओ का एग्ज़ाम है, ये जो जून में होने वाला है, इसमें आपको हॉर्टिकल्चर से 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आपको बहुत हेल्प करेंगी। और मैंने पहले भी, इससे पहले मैंगो पे, बनाना पे, सिट्रस पे लेक्चर बनाया है, तो वो सब भी आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले की वीडियो भी आप देख लें। और अलग अलग एग्जाम जैसे कि आईसीआर का, जेआरएफ का एग्जाम, यूपी पीसीएस का जो टीए का एग्जाम है, और एएफओ और अलग अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेप्स का जो बॉटनिकल नेम है वो विटिस वैनिफेरा है। तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है ये। और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 38 है, तो 2n नंबर आपका 38 हो जाएगा। और ये जो है वो विटिसियई फैमिली से बिलोंग करता है। और एरोमा जो है इसमें मिथाइल लैंड्रेनिलेट के कारण जो है एरोमा आता है। फ्रूट टाइप जो है वो बेरी टाइप फ्रूट है। तो ग्रैप जो है बेरी टाइप फ्रूट है। और पार्थेनोकार्पी जो है स्पर्मोकार्पी जो है पार्थेनोकार्पी होता है। मतलब कि स्पर्मोकार्पी का मतलब क्या होता है? तो स्पर्मोकार्पी में जो है पार्थेनोकार्पी है, ये सीडलेसनेस होता है। बट ये सीडलेसनेस जो है उसमें सीड, जब वो उसके दाने आते हैं तो उसमें सीड होते हैं, एम्ब्रियो। लेकिन वो फिर जो है वो खत्म हो जाता है, एम्ब्रियो जो है डेवलप नहीं कर पाता है और सीडलेस बन जाता है। तो इस तरह के जो कंडीशंस होता है उसको स्टर्नोस्पर्मोकार्पी बोलते हैं। और एडिबल पोर्शन जो है वो पेरिकार्प और प्लासेंटा जो है एडिबल पोर्शन है। और टार्ट्रिक, इसमें जो एसिड पाया जाता है वो टार्ट्रिक एसिड होता है। इन्फ्लोरेसेंस जो है इसका वो पैनिकल है, तो पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस हो गया। इसमें जो एसिड है वो टार्ट्रिक एसिड है। पेरिकार्प और प्लासेंटा जो है एडिबल पोर्शंस हैं। और पार्थेनोकार्पी किस तरह का होता है? तो स्टर्नोस्पर्मोकार्पी कंडीशंस पाया जाता है। तो इस तरह से जो फैक्ट हैं वो आपको अलग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद है, इसमें जो प्रोपागेशन होता है वो हार्डवुड स्टेम कटिंग के द्वारा जो है प्रोपागेशन होता है। हार्डवुड स्टेम कटिंग यूज करते हैं। तो 1 ईयर जो मैच्योर जो स्टेम होता है उसका यूज करते हैं प्रोपागेशन के लिए। और जो फाइलोक्सेरा रेसिस्टेंट रूट स्टॉक जो होता है उसका, तो ये डिजीज से रेसिस्टेंट जो रूट स्टॉक्स हैं, फाइलोक्सेरा रेसिस्टेंट रूट स्टॉक्स, तो वो है विटिस रिपेडिया और विटिस रुपेस्टिस। ये दो रूट स्टॉक हैं जो फाइलोक्सेरा डिजीज से रेसिस्टेंट है। और नेमाटोड रेसिस्टेंट जो रूट स्टॉक्स हैं उसमें है आपका एग्जांपल डॉगरी डेग और साल्ट क्रीक। ये दो जो रूट स्टॉक्स हैं वो नीमाटोड रेसिस्टेंट रूट स्टॉक्स हैं। सेलाइन टॉलरेंट की बात करें, सोलाइन टॉलरेंट जो रूट स्टॉक्स है उसमें है सोलेनिन्स और 16 ये एक रूट स्टॉक है, दो जो सेलाइन टॉलरेंट है। टाइमिंग ऑफ कटिंग की बात करें कि जो प्रोपागेशन के लिए जो कटिंग लेते हैं वो कब लेते हैं? तो अक्टूबर में जो है वो कटिंग का यूज़ करते हैं प्रोपागेशन करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रूनिंग इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में जो प्रूनिंग करने के क्या क्या मेथड्स हैं? तो प्रूनिंग जो है कॉमन मेथड प्रोपागेशन के लिए, तो मेथड हार्डवुड स्टेम कटिंग ही हो गया। और कटिंग को प्रिपेयर करने के लिए जो टाइम है, तो नॉर्थ इंडिया में जो है जनवरी में करते हैं। प्रूनिंग जो है नॉर्थ इंडिया में जनवरी में करते हैं। और जबकि जो है साउथ इंडिया में प्रूनिंग अक्टूबर में किया जाता है। फ्रॉम 1 ईयर ओल्ड जो है वुड व्हेन वाइन्स आर डोमिनेटेड, वाइन जब डोमिनेट हो जाता है तो 1 ईयर का जो वुड है वो प्रोपागेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और नॉर्थ इंडिया में जो सिंगल प्रूनिंग ऑफ ग्रैप्स, मतलब कि ग्रैप में जो है एक ही बार प्रूनिंग करते हैं नॉर्थ इंडिया में। जबकि अगर साउथ इंडिया में देखें तो वहाँ पे डबल प्रूनिंग करना पड़ता है, कि साल में 2 बार प्रूनिंग करना पड़ता है। और फाउंडेशन प्रूनिंग जो है वो कब होता है? तो फाउंडेशन प्रूनिंग जो है अप्रैल में किया जाता है, फाउंडेशन प्रूनिंग। और फोरवार्ड या फ्रूट प्रूनिंग, मतलब छोटे छोटे जो फ्रूट्स हैं उसको अगर प्रून करना है, डेवलप करने के लिए, फ्रूट्स को बढ़ने के लिए जो है वो बहुत सारा, उसमें अगर गुच्छे में फ्रूट्स है और कोई कोई बहुत छोटा रह गया तो उसको तोड़ के हटा देते हैं, जिससे कि जो अलग है उसका साइज बढ़ पाए। तो उस वो जो करते हैं कब करते हैं? तो अक्टूबर में करते हैं, जिसको फॉरवर्ड या फ्रूट प्रूनिंग कहते हैं। उसके बाद है ग्रिडलिंग। ग्रिडलिंग जो है रिमूवल ऑफ रिंग ऑफ बार्क फ्रॉम द ट्रंक। तो जैसे ये ट्रंक है,
तो इसके ऊपर से जो है, इसके ऊपर से रिंग ऑफ बार्क जो है उसका पतला सा जो छाल रहता है वो ऊपर से 1 mm रिमूव कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो ऊपर में जो फोटोसिंथेसिस हुआ उसका जो भोजन है वो ऊपर में जितने भी फ्रूट्स हैं और उसमें यूज हो जाता है और नीचे नहीं जा पाता है, जिसके कारण जो है उसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है। फ्रूट का साइज और सेट जो है ज़्यादा होता है, फ्रूट साइज भी बढ़ जाता है। तो इस ग्रिडलिंग के ये फायदे हैं। उसके बाद देखते हैं सॉइल कैसा रखते हैं इसके लिए। तो ग्रैप्स के कल्टीवेशंस के लिए जो सॉइल है, तो इसके लिए सैंडी टू क्लेई एंड लोमी सॉइल लेते हैं। तो सैंडी टू क्लेई लोमी सॉइल जो है बेस्ट सॉइल है, और विथ गुड ड्रेनेज होना चाहिए, ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए खेत में, और इरिगेशन फैसिलिटी भी होना चाहिए सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए। और जो डेप्थ होता है वो ऑलमोस्ट 1 मीटर जो है डेप्थ होना चाहिए मिट्टी के अंदर, मतलब कि इसका जो डेप्थ है सॉइल का वो 1 मीटर होना चाहिए, क्योंकि इसका जो रूट है वो ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करता है, डीप रूटेड क्रॉप्स हैं। तो इसके लिए इसका जो डेप्थ है वो 1 मीटर तक रहना चाहिए। और सॉइल का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 पे बेस्ट अच्छे से ग्रो कर जाता है। इसके लिए इसका पीएच कितना होना चाहिए, न्यूट्रल पीएच होना चाहिए 6.5 से 7.5 के बीच। उसके बाद टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर ऐसे 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ग्रो कर जाता है। और फिर इसके लिए लेकिन जो है फ्लावरिंग के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो 18 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर चाहिए होता है फ्लावरिंग के समय। और समर टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रेप्स के कल्टीवेशन के लिए। और वाइन्स डू नॉट ग्रो एंड फ्रूट वेल व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 10 डिग्री। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है तो वहाँ पे वाइन्स जो है उसकी जो ब्रांचेज हैं, जो वाइन्स हैं, वो ग्रो नहीं कर पाता है, और फिर उसमें जो है फ्रूट्स प्रोडक्शन नहीं हो पाता अच्छे से। और लीडिंग रेजिंग ग्रैप्स वैरायटी जो थॉमसन सीडलेस, तो ज़्यादातर जो वैरायटी ग्रो किया जाता है उसमें से थॉमसन सीडलेस ही जो है वो 85%, 80 से 85% तक थॉमसन सीडलेस को ही ग्रो किया जाता है। तो ये मेन लीडिंग जो है वैरायटी है थॉमसन सीडलेस ग्रैप का। उसके बाद देखते हैं ट्रेनिंग, कौन कौन सा मेथड है ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग के लिए जो है वो बोवर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जो कि बेस्ट मेथड है प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल यील्ड, अच्छा यील्ड लेने के लिए जो बेस्ट मेथड है बोवर सिस्टम। 80% जो है इंडिया में यूज़ किया जाने वाला जो ट्रेनिंग सिस्टम है बोवर सिस्टम है। और ये सबसे ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकल होता है, इसके लिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। Bohr system is most widely used commercial cultivation of grapes and particularly vigorous varieties जो है with high degree of apical dominance। एपिकल डोमिनेंस ज़्यादा होता है और ये कोस्ट बेनिफिट रेशियो इसका अच्छा है, इसके लिए बोवर सिस्टम को ही लेते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड ट्रेनिंग का जो है निफिन सिस्टम है, जिसको स्पेलियर सिस्टम भी कहते हैं, और ये जो है लेस एक्सपेंसिव देन बोवर सिस्टम से खर्च कम लगता है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन भी कम होता है, येट इट इज़ लेस कॉमनली फॉलोअर्ड। सुटेबल फॉर ट्रेनिंग मॉडरेटली जो है वाइग्रस वैराइटीज हैविंग लेस डिग्री ऑफ एपिकल डोमिनेंस, जिसमें कम है, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। द मेन ड्रॉबैक इज दैट यील्ड इज अबाउट हाफ ऑफ अबाउट ऑन बोअर सिस्टम। तो बोअर सिस्टम का सीधा आधा यील्ड हो जाता है, इसके लिए इसको यूज़ क्यों करेंगे अगर यील्ड ही नहीं होगा। मेन तो पर्पस किसान का यील्ड होता है, तो यील्ड अगर नहीं मिलेगा तो फिर यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है उतना अच्छे तरीके, ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है, बोअर सिस्टम को ही मेनली यूज़ किया जाता है। उसके बाद कहीं कहीं पे टेलीफोन सिस्टम का थोड़ा सा यूज़ किया जाता है। टेलीफोन सिस्टम जो है टी ट्रेलिस है, टी ट्रेलिस भी बोलते हैं इसको, और ये यूज़ किया जाता है इन दिस सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इट इज़ मिनी डिसकंटिन्यूअस बोअर विथ सूट हैंगिंग जो है डाउनवर्ड्स, जो नीचे की तरफ होता है, विथ 3 टॉप्ड वायर्स, 3 टॉप वायर्स इसको जो है वो कनेक्ट करके और टी शेप्ड सपोर्ट्स दिया जाता है। द ट्रेलिस जो है लुक लाइक टेलीफोन पोल की तरह दिखता है, जैसे कि ये एक हो गया तो ये इधर ग्रो कर जाता है, इधर ग्रो कर जाता है, इसको नीचे से यहाँ सपोर्ट दिया जाता है। टेलीफोन पोल और वायर्स जो है इट एज एक्सपेंसिव एज निफिन सिस्टम से महंगा है एंड सुटेबल फॉर moderately vigorous varieties with slightly more apical dominance, slightly more apical dominance है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है।
तो ये 3 अलग अलग मेथड है जो ट्रेनिंग का जो यूज़ किया जाता है ग्रैप्स के प्रोडक्शन में। उसके बाद और भी फैक्ट्स देखे ग्रैप्स से रिलेटेड। तो टाइम जो था प्लांटिंग जो है अब अनरूटेड अनरूटेड प्लांटिंग करना है, ग्रैप फ्रूट कटिंग लेते हैं वो अक्टूबर में लेते हैं। और अगर जो है रूटेड कटिंग लेना है प्लांटेड इन जनवरी फरवरी में, रूटेड कटिंग का प्लांटिंग करते हैं जनवरी फरवरी में। अगर अनरूटेड कटिंग का प्लांटिंग कर रहे हैं तो उसको अक्टूबर में ही करते हैं। उसके बाद जो है ग्रैप जो एक डेसिडुअस क्रॉप है। डेसिडुअस क्रॉप का मतलब होता है कि जिस प्लांट्स का सारे पत्ते जो है झड़ जाते हैं पतझड़ के समय जनवरी फरवरी के समय, तो उस क्रॉप को डेसिडुअस वो डेसिडुअस क्रॉप कहलाता है। और एक एवरग्रीन ट्री होता है, मतलब कि उसका पत्ता नहीं झड़ता, हमेशा जो है वो हरे रहते हैं। उसके बाद थॉमसन सीडलेस जो है विथ इट्स क्लोन ऑक्यूपाइज 55% एरिया जो है ये सिर्फ थॉमसन सीडलेस का क्लोन ऑक्यूपाइज कर रखा है अंडर ग्रैप कल्टीवेशंस। पिछली स्लाइड में मैंने कुछ गलत बता दिया था जो कि 80% बता दिया था। तो वहाँ पे 80% नहीं होगा, 55% जो है इसका प्रोडक्शन जो है 55% तक क्लोन इसका है। और 80% जो है बोवर सिस्टम यूज़ किया जाता है इंडिया में, उसके लिए सॉरी। और ट्रेनिंग सिस्टम ग्रैब्स जो है मोस्टली अडॉप्टेड इन इंडिया इज बोवर सिस्टम। तो इंडिया में जो है बोवर सिस्टम ट्रेनिंग सिस्टम में बोवर सिस्टम ज़्यादा अडॉप्ट किया था जो कि 80% था। तो मेन सिस्टम जो हो गया ट्रेनिंग का वो बोवर सिस्टम हो गया। उसके बाद जो है एलिमेंट दैट इज यूनिवर्सल डेफिशिएंट इन ग्रैप्स। ग्रैप्स के फील्ड में पूरा यूनिवर्सल मतलब सभी जगह पे कमी पाया जाता है। तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी पाई जाती है ग्रैप के फील्ड में। उसके बाद जो टार्टरिक एसिड था प्रेजेंट होता है ग्रैप के फ्रूट में। और नॉर्थन इंडिया जो है ग्रैप आर प्रूनेड इन दिसंबर से जनवरी में प्रून करते हैं नॉर्थ इंडिया में। और केमिकल जो यूज़ किया जाता है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट ड्रॉप को कम करने के लिए जो है केमिकल जो यूज़ किया जाता है वो है आपका नेप्थलीन एसिटिक एसिड NaA, जो कि 50 ppm में यूज़ करते हैं। आउटस्टैंडिंग जो और रेजिन कल्टीवार जो है रेजिन के लिए जो है किशमिश के लिए जो यूज़ किया जाता है हाइड्रेटेड ग्रैप्स जिसको किशमिश बोलते हैं, वो किशमिश बेली है जो कि आउटस्टैंडिंग कल्टीवार है, मतलब अच्छा कल्टीवार है ये रेजिन्स के लिए किशमिश बेली। उसके बाद जो TSS होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड जो ग्रैप्स में होता है किसके लिए सबके लिए अलग अलग चाहिए होता है। तो अगर प्रोसेसिंग ग्रैप्स को प्रोसेस करना है तो वहाँ पे 15 डिग्री ब्रिक्स जो है वो TSS होना चाहिए, 15 डिग्री ब्रिक्स। और रेजिन्स के लिए जो है किशमिश के लिए जो है 617 डिग्री ब्रिक्स जो है वो TSS रहना चाहिए। और एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जो है वो मोर देन 18 डिग्री ब्रिक्स जो है रिक्वायर्ड होता है। जबकि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी अगर लेना है तो 20 से 23 डिग्री ब्रिक्स जो है वो रिक्वायर्ड होता है TSS। उसके बाद देखते हैं वैरायटीज। तो वैरायटीज जो है वो अर्का हंस जो वाइट वाइन है, अर्का हंस जो है वाइट वाइन है। और ये क्रॉस किसका है तो बेंगलोरा ब्लू और इन्हें विसाही का क्रॉस है। अर्का हंस का क्रॉस किसका क्रॉस से बना अर्का हंस तो बेंगलोरा ब्लू और इन्हें विसाही के क्रॉस से डेवलप हुआ है अर्का हंस। जबकि जो अर्का नील मनी है वो रेड वाइन है। और जो अर्का नील मनी है वो रेड वाइन है। और ये ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस का क्रॉस है। तो अर्का नील मनी जो है रेड वाइन है, जबकि जो अर्का हंस था वो वाइट वाइन था। इसे भी हंस देखिएगा तो वाइट ही होता है। तो ये वाइट वाइन है अर्का हंस। और क्रॉस जो है बेंगलोरा ब्लू और इनेबिसाई का क्रॉस है। और अर्का नील मनी जो है वो रेड वाइन है। और ये ब्लैक चंपा और थॉमसन सीडलेस का क्रॉस है। जबकि जो सीडलेस वैरायटी में देखें कौन कौन सा वैरायटी सीडलेस वैरायटी है ग्रेप्स का, तो आपका क्रिम्सन सीडलेस, क्रिम्सन हो गया, फ्लैम हो गया, उसके बाद थॉमसन हो गया, परलीट हो गया, अर्कावती, अर्का नीलमणि और सोनका। ये सारा जो है सीडलेस वैरायटी है। तो क्रिम्सन सीडलेस, फ्लैम सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, परलीट, अर्कावती, अर्का नीलमणि और सोनका सीडलेस, ये सारा सीडलेस वैरायटी है। जबकि जो सीडेड वैरायटी देखें तो अर्का कंचन, अर्का श्याम, मस्कट, रेड ग्लोब, बेंगलोरा ब्लू और एनेबल शाही, ये सारा जो है वो सीडेड वैरायटी जिसके अंदर सीड होता है। उसके बाद जो है वैरायटीज टेबल पर्पस के लिए अलग अलग वैरायटीज है, जैसे कि एनाबेसाई, मतलब कि डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है मैच्योर होने के बाद। तो
टेबल पर्पज में यूज़ किया जाता है एनाबेसाई का, बेंगलोरा ब्लू का, उसके बाद ब्यूटी सीडलेस, परलीट, पूषा सीडलेस और थॉमसन सीडलेस, ये सारा जो है टेबल पर्पज वैरायटीज़ हैं। उसके बाद रेजिन्स के लिए, मतलब किशमिश बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है रेजिन्स के लिए, उसमें थॉमसन सीडलेस है और अर्कावती है। रेजिन्स में ऐसे भी जो है सीडलेस वैरायटी चाहिए, थॉमसन सीडलेस और अर्कावती जो है रेजिन्स पर्पज के लिए बेस्ट है। उसके बाद वाइन ग्रैप्स जो वाइन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें एग्जांपल है बेंगलोरा ब्लू का, अर्का कंचन का और थॉमसन सीडलेस का। थॉमसन सीडलेस सभी जगह लगभग यूज़ किया जाता है और सबसे ज़्यादा इसको ग्रो भी किया जाता है। तो वाइन ग्रैप्स जो है बेंगलोरा ब्लू है और अर्का कंचन और थॉमसन सीडलेस है। उसके बाद जो IIHR जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो है वो जो बेंगलोर में है 1967 में जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इस ये जो वैरायटी को डेवलप किया है उसमें आपका एग्जांपल क्या क्या है, तो अर्का श्वेता, अर्का मजेस्टी, अर्का चित्रा, अर्का सोमा। तो ये जितनी वैरायटी डेवलप करते हैं वो अर्का, पहले अर्का नाम से ही रहता है, मतलब शुरू में अर्का उसके बाद कुछ और नाम रहता है। तो अर्का श्वेता, अर्का मजेस्टी, अर्का चित्रा, अर्का सोमा, ये सारा जो है वो IIHR जो है डेवलप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। उसके बाद जो वैरायटीज और भी है जैसे कि कलर्ड सीडेड वैरायटी और कलरेड वैरायटी, कलरेड सीडलेस वैरायटी। तो कलर 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 मतलब कि ये कलर वाला जो रेड वाला, रेड कलर का है या ब्लैक कलर का है, तो ये कलरेड वैरायटी है जिसमें कि बेंगलोरा ब्लू और गुलाबी है। और ये जो बेंगलोरा ब्लू और गुलाबी है वो सीडेड वैरायटी है, इसके अंदर सीड होगा। जबकि जो सीडलेस वैरायटी है कलर्ड में वो ब्यूटी सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस जो है ब्यूटी के अंदर कलर्ड भी है और ये सीडलेस भी है। तो ब्यूटी सीडलेस जो है वो सीडलेस और कलरेड वैरायटी है, जबकि जो बेंगलोरा ब्लू और गुलाबी है वो कलर तो इसके अंदर है लेकिन सीड भी है। उसके बाद वाइट सीडेड और वाइट सीडलेस। तो वाइट में जो है ये वाइट में सीडलेस और सीडेड दो अलग अलग वैरायटी है। तो वाइट सीडेड वैरायटी में जो है एनेबेसाही और दिलखुश, ये दो वैरायटी जो है वाइट सीडेड वैरायटी है। इस दिलखुश जो है क्लोन ऑफ इनेबिसाही का क्लोन ही है ये भी दिलखुश। उसके बाद जो वाइट सीडलेस वैरायटी है उसमें है परलीट, पूषा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, ये सब वाइट है और सीडलेस भी है। उसके बाद जो IARI जो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो डेवलप किया है वैरायटी, उसमें है पूसा उर्वशी, पूसा नौरंग, पूसा स्वर्णिका और पूसा अदिति। ये सारा जो वैरायटी है वो IARI जो है डेवलप किया है। उसके बाद देखते हैं मेजर डिजीज ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स में कौन कौन सा मेजर डिजीज जो है वो लगता है। तो इसमें तीन मेजर डिजीज है, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और पियर्स डिजीज। ये आपका डाउनी मिल्ड्यू का सिम्टम्स देख सकते हैं आप, और ये पाउडर की तरह ऊपर में डेवलप किया है, पाउडरी मिल्ड्यू है। इसमें नीचे से जो है वो ऊपर से पीलापन आ जाता है और नीचे से पूरा मतलब कि डेवलप हो जाता है। इस तरह का सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा डाउनी मिल्ड्यू में, और इस तरह का सिम्टम्स देखने को मिलेगा पाउडरी मिल्ड्यू में। तो डाउनी मिल्ड्यू जो है वो प्लाज्मोपोरा विटिकोला से होता है, जो एक फंगल डिजीज है। और इसमें फॉलन लीव्स जो है झड़ने लगते हैं क्योंकि ये पीलापन हो जाता है पूरा। और प्राइमरी फंक्शन इसके नीचे जो है पत्ता के पीछे जो है वो ये जो फंगस है वो डेवलप हो जाता है, जिसके कारण वो जो ऊपर का सिम्टम्स इस तरह का देखने को मिलता है, नीचे से जो फंगस का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये डाउनी मिल्ड्यू का सिम्टम्स हो गया, और ये किससे होता है तो प्लाज्मोपोरा विटिकोला इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो फंगस है। उसके बाद जो है पाउडरी मिल्ड्यू, ये अनसिनिवला नेगेटर से होता है और ये भी एक फंगल डिजीज है। उसके बाद जो है पियर्स डिजीज, तो पियर्स डिजीज जो है वो जाइलेला फेस्टिडियोसा से होता है। और रेसिस्टेंट जो रूट स्टॉक्स हैं वो टेम्पल एक रेसिस्टेंट रूट स्टॉक्स हैं। तो ये हो गया आपका डिजीज। उसके बाद देखते हैं इसमें कौन कौन सा पेस्ट लगता है। तो इंसेक्ट पेस्ट की देखें तो दो मेजर पेस्ट हैं इसका, डिफोलिएटिंग विटल्स, डिफोलिएटिंग विटल्स ये इस तरह का आता है डिफोलिएटिंग विटल्स। उसके जो इसका साइंटिफिक नेम जो है एडोरेटस एसियोफेगस जो है साइंटिफिक नेम है डिफोलिएटिंग विटल्स का। और इसमें थ्रिप्स लगता है, ये इस तरह का थ्रिप्स है जो कि ग्रैप्स में लगता है, जिसका साइंटिफिक नेम है रिपीफोरोथ्रिप्स क्रुएंटेटस। तो ये इंसेक्ट पेस्ट हो गया। उसके बाद कुछ इसमें देखते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या क्या आते हैं। तो ये आपको मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसमें, जिसमें कि हैन एंड चिकन डिजीज,
हैन एंड चिकन डिजीज में क्या होता है कि इसमें जो ग्रेप्स का जो झुंड होता है, जो गुच्छा होता है ग्रेप्स का जो गुच्छा है उसमें बहुत कुछ छोटा रह जाता है, कोई बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से जो है सिम्टम्स देखने को मिलता है, कोई बड़ा हो गया कोई छोटा हो गया। तो इस तरह से जो सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो उस तरह के जो सिम्टम्स उसी को बोलते हैं हैन एंड चिकन डिजीज। मतलब एक बड़ा एक छोटा हो गया, ये बोरन की डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद जो है मिलार्ड रेंज इन ग्रैप्स, मिलार मिलार्डेज जो है डिसऑर्डर, ग्रैप्स का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये भी बोरन की डेफिशिएंसी से ही होता है। उसके बाद बेरी एंड ब्लॉसम ड्रॉप जो है वो इम्प्रॉपर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के कारण जो है बेरी या ब्लॉसम ड्रॉप होने लगता है, मतलब कि जो ग्रैप्स है वो झड़ने लगता है। उसके बाद जो है कलर एंड सूट बेरीज, ये भी बोरन की डेफिशिएंसी से और इम्प्रॉपर पॉलिनेशन से होता है। उसके बाद जो है कैलिक्स एंड रॉड, तो कैलिक्स एंड रॉड जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। और पिंक बेरी फॉर्मेशन जो है वो हाई टेम्परेचर हो जाने के कारण जो है वो पिंक बेरी फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो है अनइवन राइपनिंग जो है वो अनइवन राइपनिंग किसमें देखने को मिलता है, तो गुलाबी और बेंगलोरा ब्लू, ये दोनों वैरायटी में जो है वो अनइवन राइपनिंग कंडीशन देखने को मिलता है। तो ये सारा फैक्ट जो है रिलेटेड था, आपसे ग्रैप से रिलेटेड था। और कैसा लगा आपको, इसके बारे में कमेंट करें और प्लीज़ लाइक कर